आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। एक बार फिर आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, क्योंकि डायबिटीज़ से आप तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं लाते। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है परहेज़, जिसे अक्सर मरीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज जानेंगे डायबिटीज़ से जुड़ी दूसरी अहम बीमारियों के बारे में और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटीज़ केयर फिजिशियन डॉक्टर संजय वर्मा। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज़ से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय, हमने पिछली बार बात की डायबिटीज़ की कि डायबिटीज़ होती क्यों है, किन वजहों से होती हैं और किस तरह उससे बचा जा सकता है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की। तो डायबिटीज़ से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर हम स्किन की बात करें या बॉडी के किसी और पार्ट की बात करें, आँख की बात करें, पैर की बात करें, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है। डायबिटीज़ को एक सिंड्रोम माना जाता है। डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, ये हमारे चूँकि खून का सर्कुलेशन हमारे पूरी बॉडी में है, ये हर ऑर्गन को हमारा ब्लड जैसे छूता है, तो हाई ब्लड शुगर होने से हर ऑर्गन पे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचता है। तो हम शुरुआत करते हैं आँखों से। आँखों में आप ये देखा गया अमूमन तौर से कि एक तो जो आँखों का पर्दा होता है, रेटिना बोलते हैं, जिसपे रोशनी पड़ती है और हम उसको इमेज को ब्रेन में ले जाते हैं और उसको रीड करते हैं और देख पाते हैं, देखने की क्षमता। तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिनोपैथी के अलावा जो आंखों का अंदर का प्रेशर है, जो कि आमतौर से जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं या ग्लूकोमा बोलते हैं, तो उसका भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है एक डायबिटिक में। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बीमारी है कैटरैक्ट, जो मोतिया कहलाता है, सफ़ेद मोतिया, वो भी उम्र से पहले आ जाता है। जो अगर नॉन डायबिटिक कोई मरीज़ है जो उसको 65 में आएगा, तो हो सकता है डायबिटिक को वो 60 साल में ही तकलीफ दे। तो ये हुई आँख की बात। उससे नीचे आए हैं हम हार्ट की बात करें। हार्ट में डायबिटीज़ आमतौर से दो तरह से नुकसान पहुंचाता है। एक जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर चर्बी चिपक के जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होता है, जिसमें खून का दौरा कम हो जाता है और हम आमतौर से जिसे एंजाइना और हार्ट अटैक बोलते हैं, तो वो रिस्क काफ़ी कुछ बढ़ जाता है एक डायबिटिक में, बिकॉज ये चर्बी चिपकने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है। और उसकी क्वालिटी ऑफ कंट्रोल जो डायबिटीज़ की है, उस जो कि ख़राब है अगर, तो उससे वो और बढ़ा रहता है। इसके अलावा हार्ट की जो मसल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके पंपिंग एक्शन में नुकसान पहुंचता है और हार्ट उतना अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है और वो कम हो जाता है और उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है और हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। फिर आप नीचे आए तो आप देखें किडनी। किडनी आप पाएंगे अपने कम्युनिटी में आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फला बंदे को डायबिटीज़ था और उसके बाद किडनी के प्रॉब्लम से वो शिकार है, अब डायलिसिस पे है और कहीं ना कहीं फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ी और नुकसानदायक कॉम्प्लिकेशन जो आज हम फेस कर रहे हैं और ये काफ़ी हद तक हमारे डायबिटीज़ इसके लिए जिम्मेवार है, किडनी फेलियर के लिए। फिर हम आते हैं पाँव पे। पाँव में पहले एक डायबिटिक फुट मान लीजिए। डायबिटिक फुट जो है, फुट मतलब तलवे और पाँव के पंजों से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें कि एक छोटा सा प्रेशर सोर या कॉर्न या कुछ एरिया जो है वो काला पड़ने लगता है और वो उंगलियां काली पड़ती हैं और वो जख्म ठीक नहीं होता और जख्म ठीक ना होने पे डॉक्टरों के पास उसको काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकाएक नहीं होता। पर डायबिटीज़ का अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो ये होके रहता है। और ये आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि पीस टाइम कंडीशन में पाँव काटने का ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा अब इस पे डायबिटीज़ की वजह से होता है, ना कि किसी बम के धमाके की वजह से टांग कटने से। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और रह जाती हैं, जैसे कि हाथ और पाँव की जो नसें होती हैं खून की, जिनमें खून का दौरा होता है और उनमें डॉक्टर संजय, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, फारूक अहमद। हेलो, आदाब। जी आदाब। फारूक साहब बताएं क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि मुझे ये ट्राइग्लिसराइड और लिवर फैटी है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जी? और उसके वो ब्लड प्रेशर भी मुझे हाई होता है जी। देखिए, ट्राइग्लिसराइड है, ये चर्बी का, अगर आप लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से ट्राइग्लिसराइड एक वो अंश है जो कि आमतौर से देखा गया है कि प्लांट और वेजिटेरियन सोर्स से बढ़ता है, और डायबिटिक्स में ये इसके बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा पहला एडवाइस है कि आप अपने आटा, जिससे आप नान या रोटी या पराठा खाते हैं, उस आटे में चेंज करिए, उसमें मैदे का कंटेंट ना हो के वो होल व्हीट का हो, और साथ में चने का आटा मिलाने का कोशिश करिए, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, जिससे कि आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। दूसरी जो सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल है, चावल से भी आप स्टार्च निकालेंगे, उसको बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करके उसके ऊपर का जो सफ़ेदी है जिसे हम माड़ भी बोलते हैं या स्टार्च बोलते हैं, उसको आप रिमूव करेंगे, उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं जैसे आलू, अरबी, शलजम और बीट रूट, ये सब का यूजेज कम करिएगा। और मैदे के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे नूडल्स हुए या पिज्ज़ा का बेस हुआ, पाव हुए, बन्स हुए, इनका प्रयोग कम करिए। और मीठा तो है ही। सो ये सब करने से डाइट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद आती है दवाइयों का रोल। ट्राइग्लिसराइड के लिए एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रिपरेशंस हैं, और उसके अलावा आपके फिजिशियन आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन दे सकते हैं। अब रही बात फैटी लिवर की। फैटी लिवर एक बहुत बड़ा कॉमन आप पाएंगे कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि लिवर के ऊपर चर्बी आ जाती है, और इस लिवर के ऊपर चर्बी आने का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि डायबिटीज़ का कारण है। और आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, अर्ली डिनर खाइए, और कोशिश करिए कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। पर उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि आप कम से कम 1 से 1.25 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को मशगूल करिए। सुबह उठ के खाली पेट में आप वॉक करें, और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज अपर बॉडी के लिए भी करें। तो आप ये पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आपका फैटी लिवर की जो ग्रेडिंग है वो 3 से 2 और 2 से 1 भी हो सकती है। तो नेट आपको इसमें वजन लूज करना है। 100 बात की एक बात यही है कि आप अगर अपना वजन लूज करने में कामयाब हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हुए, तो आपका फैटी लिवर उसको रिवर्स कर पाएगा। दवाई करके अगर आप पूछेंगे तो इसके लिए कोई ऐसी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स में दवाइयाँ नहीं हैं। इसमें लिवर की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसकी दवा है, पर फैटी लिवर को आपको वेट रिड्यूस करके और डाइट में चेंजेस करके ही ठीक करना है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं हैदराबाद से, अनवर अली। हेलो अनवर अली जी। जी हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरे को शुगर कम नहीं हो रही है, मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ डॉक्टर से, और गोलियां भी खा रहा हूँ इंसुलिन के, ग्लोपामिन खा रहा हूँ, और तो इंजेक्शन है स्पोफेन इंसुलिन है इंजेक्शन। ओके, 15 रात में है तो 15 यूनिट है, और सुबह में 20 यूनिट ले रहा हूँ इंजेक्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि इंसुलिन आपके लिए सबसे अच्छा इलाज है, नंबर 1। इससे कभी आप इसमें कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। कमी केवल आपकी ये हो रही है कि आप अपने घर में शुगर की टेस्टिंग बार बार नहीं कर रहे हैं और अपने डॉक्टर के पास बार बार नहीं जा रहे हैं। ये सोचें कि आपके डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा है जिसमें ये डोज 20 और 15 की लिख दी, वो आपके लिए 100% कामयाब रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के लिए उसकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, उसके अंदरूनी ऑर्गन पैंक्रियास कितना इंसुलिन बना रहा है, हर इंसान का फ़र्क है। तो कोई एक फिक्स डोज नहीं होती। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपकी शुगर अगर इस लेवल पे है तो हम इंसुलिन की मात्रा डॉक्टर के पास जाने से उसको बढ़ाते हैं। सुबह और शाम की डोज अलग होती है, और एक ऐसे स्टेप्स में जिसमें 3 से 4 विजिट्स लग सकती हैं, हम उसको मैच करते हैं, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं। और जब वो मैच हो जाती है तो ये 100% आपका गारंटीड कंट्रोल होगा। कोई कारण नहीं है कि आपका कंट्रोल ना हो। तो आपको बेसिकली अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए, उनमें फेथ रख के फॉलोअप करिए। पर आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग घर की ज़रूरी है। आप एक खाली पेट भी टेस्ट करके खुश हो लेंगे
तो वो गलत है। आपको नाश्ते के 2 घंटे बाद टेस्ट करना ज़रूरी है, रात के पहले डिनर से पहले और डिनर के 2 घंटे बाद करना ज़रूरी है। तो आपको उसमें निराश मत होइए। एक बात और ये भी होता है, कई बार हम इंसुलिन जहाँ स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने में कहीं वो खिड़की के पास, धूप के पास वाली जगह पे तो नहीं है इंसुलिन, कहीं आपने फ्रिज के फ्रीजर में तो नहीं रख दी, इंसुलिन का जो अपीयरेंस है उसमें क्लॉट्स टाइप तो कतरे तो नहीं दिख रहे। तो इंस्ट्रक्शन आप दोबारा से, जिनसे आपने इंसुलिन ली है उनके कंपनी के डायबिटीज एजुकेटर को दोबारा बुलाइए। इंसुलिन कई बार डीनेचर हो जाती है, या आपकी सप्लाई लाइंस की में कहीं चेन, कोल्ड चेन मेंटेन ना हुई तो भी उसका इफेक्ट कम हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पेन से ले रहे हैं इंसुलिन, तो पेन में कई बार टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है कुछ समय के बाद। तो जो आपने 20 करा तो हो सकता है पेन आपका 12 या 14 ही डिलीवर कर रहा हो। तो ऐसे कई इंटरफेसेस हैं जहां गड़बड़ हो सकती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपने इंसुलिन के जो सिरिंज है या पेन है उसको लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो डायबिटीज की जहां सेंटर हो, और वहां एजुकेटर से भी मिलें। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अपने घर पे अपनी चार्टिंग करें, और जिस चार्ट में आपको पता चलता है कि ये शुगर ज्यादा है तो उसमें स्टार बनाएं, आपने क्या खाना खाया था, और डॉक्टर को जाके बताएं, तो इसका हल आराम से निकल जाएगा। इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं है जी। और एक कॉलर हमारे साथ है महाराष्ट्र से, मेराज। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी सवाल बताएं। मोटापा बहुत है। मोटापा बहुत है जी। देखिए जी हेलो जी, मेराज अपना सवाल पूरा करें। हमारे अब्बा के पैर में अंगार बहुत पड़ती। अंगार पड़ती है? आधे पैर में। आधे पैर में जलन होती है? जी, मैं आपको बताता हूँ। आपके जो वजन ज़्यादा है, इसका झटपट तो कोई इलाज निकलेगा नहीं। आपको एक अपने जो ट्रीटमेंट है उसमें एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अब पर मंथ मुझे 1 से 1.5 किलो 2 किलो को लूज़ करना है, और उसमें हमें कहीं ना कहीं वेट रिड्यूसिंग डाइट लेनी होती है जिसमें कम कैलोरीज जाती हैं। नॉर्मल जितना हम खा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम कम खा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो खाना इतना रिच होता है कैलोरीज में कि वो हमारे वेट को घटने नहीं देता, स्टेबल रखता है या बढ़ाता ही है। तो खाने का पूरा एक फूड डायरी मेंटेन करिए, मतलब सुबह से रात तक आप क्या लेते हैं, मरीज क्या ले रहे हैं, और उसको 2-3 दिन रखिए वो रिकॉर्ड को, और अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कैलोरीज कैलकुलेट कराएं कि ये कितनी कैलोरीज हुई, और कहीं ना कहीं हम रिकमेंडेड जो कैलोरीज हैं उससे ज़्यादा ले रहे हैं या कम नहीं ले रहे, ये एक प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रश्न था कि आपके जो मरीज को पाँव में सुनपन या जलन रहती है, ये सीधा है एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें नर्व्स जो है हमारी पाँव की नर्व्स, जो कि सॉक्स मतलब जुराब वाला जो एरिया होता है उस एरिया में, और दस्तानों वाला जो एरिया होता है इस एरिया में सुई चुभना, सुनपन होना, दर्द होना या एबनॉर्मल सेंसेशन होना, ये होता है। ये डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, और इसके लिए आपके डॉक्टर आपको स्पेसिफिक दवा दे सकते हैं। कई दवाएं हैं इसके लिए अवेलेबल, मैं नाम नहीं ले सकता, पर इसकी बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। और उसके अलावा विटामिन B12 का लेवल नापना बहुत ज़रूरी है। कई बार B12 की कमी भी हो जाती है, वो भी नर्व के पेन में वर्सन कर रही हो, तकलीफ को बढ़ा रही होती है। सो आपको इसका पूरा इलाज पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से दोबारा मिलें। डॉक्टर संजय, आपने हमें बताया कि डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन हम क्या इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम अपनी डाइट में चेंजेस लाएं और लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदल लें तो क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और इसमें डाइट और लाइफस्टाइल के बियॉन्ड भी बहुत स्पेसिफिक अप्रोच हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। अच्छा। जो आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम आंखों की बात करें तो आंखों के लिए हम हर 6 महीने 8 महीने में कोशिश करें कि आंखों के डॉक्टर से मिले। अच्छा। और आंखों का एग्जामिनेशन जिसमें प्रेशर, आंखों से मतलब मेरा चश्मे का नंबर नहीं है, आंखों के डॉक्टर जो है वो उसमें आपके प्रेशर, टोनोमेट्री से प्रेशर मेजर करके आपको काला मोतिया, दैट इज ग्लोकोमा, को जल्दी हम
पकड़ सकते हैं, वो अपना ऑफ्थेल्मोस्कोप लगा के अंदर के पर्दे में कोई चेंजेस हैं तो उसको पकड़ सकते हैं, और अगर जरूरत है तो लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन को बढ़ने से रोकता है, और वो बढ़ने से अगर हम रोक पाए तो अंधापन प्रिवेंट हो सकता है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। अब आ जाइए कि अब हार्ट है, जैसे हार्ट के लिए अगर हम अपने हार्ट के लिए ट्रेडमिल टेस्ट होता है और इकोकार्डियोग्राफी, ये दो बहुत सिंपल टेस्ट हैं जो कि किसी भी कार्डियक सेंटर या किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। इन कार्डियक सेंटर्स में ये करना चाहिए जहां पे पूरी व्यवस्था हो, और वहां पे हमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में अंदेशा हो जाता है कि इसमें ये पेशेंट में इसका होने का चांस है। ये एक प्रोवोकेटिव टेस्ट है जिससे हमें रिस्क पता चलता है, और इस टेस्ट की एक प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत क्लियर कट है, तो वो करने से हम हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को पहले पहचान सकते हैं और इकोकार्डियोग्राफी करके हार्ट की पंपिंग एक्शन को नाप सकते हैं, और उसके लिए अगर कहीं कमी हो रही है तो उसके लिए हम एप्रोप्रिएट मेडिसिन ले सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम अपने शुगर को और टाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को टाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाइए किडनी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इमर्जिंग डिजीज है कॉम्प्लिकेशन के रूप में, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल यूरिन टेस्ट आता है। ये पहले तो हम रूटीन टेस्ट करते थे, परंतु एक और टेस्ट होता है जिसे हम MACR बोलते हैं, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये हम इसके लिए सेकंड सैंपल ऑफ द मॉर्निंग करते हैं, मतलब पहले जो उठे हम सुबह 6 बजे हम यूरिन गए, वो पेशाब नहीं, वो सैंपल नहीं, हमें सेकंड यूरिन सैंपल चाहिए जो कि फ्रेश यूरिन है उस घंटे का। अच्छा। और उसमें हम MACR टेस्ट करने से ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो यूरिन में प्रोटीन की लीकेज माइक्रो क्वांटिटीज में हो रही है कि नहीं, और अगर हो रही है तो हम उसको दवाइयों से रोक सकते हैं, अपने अप्रोच ऑफ शुगर कंट्रोल से रोक सकते हैं जी। अब आज ये फूड कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसको तो रोकना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें हर रोज रात को अपने तलवे को देखना चाहिए। अच्छा। उसको एग्जामिन करना चाहिए कि कोई घाव तो नहीं हो रहा, क्योंकि अमूमन डायबिटिक्स में सुनपन होने से बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं डायबिटीज के जिनके पैर में स्पॉट हो जाते हैं ब्लैक, तो क्या ये उसी की वजह से कौन सा दिखता है या प्रेशर सोर होता है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आगे चल के घाव बनेंगे। तो उन पॉइंट्स के लिए हम अच्छा। ये कर सकते हैं कि अपना फुट का केयर रखें, हम टाइट शूज ना पहने। अच्छा। हम जमीन पे या घास पे नंगे पैर ना चलें, अपने नाखूनों को हम गोलाई में ना काट के आगे से चपटा काटें जिससे कोने बाहर हो और इन ग्रोइंग टोनेल ना हमें नुकसान पहुंचाए, और कहीं अगर हमें कौन सा लग रहा है तो उसको ब्लेड से ना काटने की कोशिश करें, और अगर कोई उंगली काली पड़ती सी दिख रही है तो फौरन हम उसके लिए डायबिटिक पोडियाट्रिस्ट होते हैं अगर अवेलेबल है आपके शहर में, नहीं तो जनरल सर्जन भी उसको देख सकते हैं कि ये गैंग्रीन का रूप ना अख्तियार करे। अगर वो होगा तो फिर वो इरिवर्सिबिलिटी में जाता है, और जरूरत पड़ने पे अच्छे गद्देदार इंसोल पहनना सबसे जरूरी है, और कभी भी फैंसी लुक्स मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला जूता ना पहने, कंफर्टेबल जूता पहने जो आगे से थोड़ा ब्रॉड हो और उंगलियों की ओवरराइडिंग ना हो, मतलब एक पे एक उंगली चढ़ रही हो वो वाला टाइट शू ना पहने जो आगे से पतला हो, आगे से फ्रंट ब्रॉड होना चाहिए जिससे हर उंगली को पूरा स्पेस मिले। सो ये सब करने से हम काफी हद तक डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, और कोई भी क्रैक हमारी एड़ी या आगे उंगलियों में हो रहा है या कौन बन रहा है उसके लिए आप डॉक्टर से मिलें जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो प्रवाज जी, आप सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है आपको। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। 2012 में मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, उसके बाद फैटी लिवर भी हो गया, और अब प्रॉब्लम है IBS की भी। अच्छा। और गैसेस भी हो रहे हैं, और नींद भी बहुत कम पड़ रही है रात को। आप प्लीज डॉक्टर सर से कहिए कि क्या आप डायबिटिक हैं, ये पूछेगा जी। क्या इनको डायबिटीज है? क्या आपको डायबिटीज भी है? ना, डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये आप इसको एक ऑपरेशन के बाद फैटी लिवर होना उससे कोई रिलेशन नहीं है। फैटी लिवर तो एक अमूमन जो भी ओवरवेट पेशेंट है जिसकी डायबिटीज टेंडेंसी उसको हो सकता है, तो पहले दिमाग से उसको अपने ऑपरेशन से मत जोड़िए। दूसरी बात है कि आपको जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो अपने आप में कई बार हम मेंटल जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं, या
स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण उनके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स पे फर्क पड़ता है, मतलब आते हैं उनकी या तो बहुत स्लो चलती हैं या फैल जाती हैं, फूल जाती हैं, तो या तो वो कॉन्स्टिपेशन में रहेंगे या लूज मोशंस हो जाते हैं। पर इसका इलाज अवेलेबल है, बहुत आराम से आप टैबलेट्स ले सकते हैं। परंतु अगर गैसेस ज़्यादा बन रही हैं तो हो सकता है कि आपको IBS भी ना हो, आपको मामूली सा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जो दवाइयों से ठीक हो सकता है। आप 5 से 7 दिन की दवाई लीजिएगा। कोई भी फिजिशियन आपका पेट दबा के ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आंतों में कोई सूजन है कि नहीं, उसकी अप्रोप्रिएट 5-7 दिन दवाई खाइए, परंतु उसके बाद आप प्रोबायोटिक्स जरूर खाइए कम से कम 20 दिन। तो आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाएंगे और गैस बनाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, तो उसकी वजह से आपके गैस बनने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम अगर स्केल ऑफ 10 में 7/10 है तो बहुत श्योरली मैं कह सकता हूं कि वो 2/10 रह जाएगी, और जैसे ही आपका पेट ठीक हुआ आपकी नींद नॉर्मल हो जाएगी। सो आपको पहले एक स्टूल टेस्ट करा लें और एक हो सके तो अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल लें। जी, चंडीगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ हैं, शकील। हेलो हेलो जी, शकील साहब बताएं क्या सवाल है। मैडम जी, मेरा ना शकील खान नाम है, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी, सवाल बताएं। देखिए सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। डायबिटीज है मेरे को जी। मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरे को ना गैस सी बनती है, जैसे कुछ खाना हजम नहीं होता, जैसे खट्टे डकार सी आती है मेरे को, समझे जी, बहुत ज्यादा। समझे अभी 2 साल से ही है डायबिटीज में, अभी चेक कराई थी मैंने, दवा चल रही है मेरी, मेरे 102 आई है खाली पेट। अच्छा, देखिए मैं ये बताऊं आपको कि आपकी 102 की वैल्यू ये बताती है कि आपका शुगर कम से कम फास्टिंग अगर ये है तो ठीक है, परंतु 2 घंटे के बाद वाला शुगर भी करके देखिए, नंबर 1। नंबर 2, कई बार जैसा मैंने पिछले कॉलर को बताया कि पेट का इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, क्योंकि अमीबिक इन्फेक्शन, अमीबियासिस हो जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम लोग बाहर का खाना खाते ही हैं तो लो ग्रेड इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से पेट फूला रहता है, गैस बनती है, मोशन जो टॉयलेट है हम जाते हैं तो वो क्लियर नहीं होता, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब दोबारा जाने की फीलिंग होती है। ये सब यही बताता है कि आपके पेट में लो ग्रेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप पहले अपने आप को स्टूल टेस्ट कराएं और क्लिनिकली एग्जामिन करवाएं, ट्रीटमेंट लें और उसके बाद प्रोबायोटिक्स खाएं, और दूध का इस्तेमाल अभी 5-7 दिन बंद करें, उस दौरान दही और लस्सी ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि चूंकि आप डायबिटिक हैं तो अपने आप को अल्ट्रासाउंड करवा के गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रूल आउट करिए। कई बार डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा होता है, और वो रिस्क की वजह से जो बाइल है जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो नहीं कर पाता डाइजेस्ट, और फैट इंडाइजेशन होती है। तो पहले उसको रूल आउट करिए, और डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, वो आप कोशिश करिए कि खाने के बाद लीजिए। और डायबिटिक्स में एंजाइम डेफिशिएंसी देखी गई है, तो कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं और ये ट्रीटेबल है। जी डॉक्टर संजय, वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी चलते चलते कुछ सवाल है जिनका जवाब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, तो क्या इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कहीं ना कहीं? देखिए ऐसे तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है दुनिया में जिसके लिए हम कह सकें कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के। हमने विटामिन से भी कॉम्प्लिकेशन होते देखा है, एंटी एलर्जिक से भी होते देखा है। तो उसी तरह डायबिटीज़ की दवाइयों से भी बहुत हल्के जो दवाइयाँ मार्केट में अपने ट्रायल्स के बाद सरकार के द्वारा और जो ड्रग अथॉरिटीज़ के स्क्रीनिंग के बाद हमारी यूज़ के लिए आती हैं, उनसे थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और वो साइड इफ़ेक्ट जैसे पेट फूलना, मेटफॉर्मिन एक बहुत कॉमन दवाई है, उसकी वजह से पेट फूलना, गैस बनना, वो एक प्रॉब्लम है। कई बार विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से इंटरफेरेंस है। कई बार कुछ दवाइयों की वजह से पाँव में सूजन आ जाती थी, इसलिए वो कम यूज़ हुई। उसके अलावा जो है इंसुलिन जैसे है, उससे हमारा लो शुगर हो जाता है। पर आप ये कहें कि कोई खतरनाक बीमारी हो जाएगी, पनप जाएगी, नहीं। अगर आपके फिजिशियन, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना के बराबर मैं कहूँगा कि उसके कॉस्ट बेनिफिट रेशो, मतलब उससे जो हमें फायदा मिल रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और अगर कोई नुकसान है तो हम उसको बदल सकते हैं। अच्छा, वो उसको बदल सकते हैं, पर बिना डॉक्टर से डिस्कशन के उसको डिस्कार्ड करना सही नहीं रहेगा।
तो उस ऐसा कोई भी खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है, और जो होता है तो वो फेज आउट हो ही जाती है मेडिसिन। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज नापने के लिए ग्लूकोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बस इतना बताइए कि ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं? जी मैम, ऐसा है कि ये ग्लूकोमीटर हमारे पिलर ऑफ कंट्रोल हैं। इनकी कामयाबी, इनकी टेस्टिंग अगर हम जितना करेंगे उतना ही फायदा होता है, और ये एक्यूरेट हैं टू अ गुड लेवल। आई वुड से कि आप ये लैब टेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लूकोमीटर में जब हम यहाँ से खून लेते हैं, ये हमारा आर्टीरियल ब्लड होता है, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट होते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।